Hello, dear students. I am N.B. Shingare, Director of Dansagar Career Care Cell Loni, Director of Sahyadri International Junior College Ahmednagar, and working with Ghunse Maths Academy since 5 to 6 years. I am going to teach you the subject mathematics as you have chosen science stream for studying in 11th and 12th standard and to make a career in science stream. So, first of all, I will explain you what is the importance of mathematics while preparing the exams like JEE Main, NEET, MSTCT, or so many exams which we are preparing for 11th and 12th standard. 11th और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को लेके आप जो भी एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो वो सभी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहे हो यानी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीन सब्जेक्ट आपको लगते हैं। मैथमेटिक्स उसमें तो स्टडी करना ही पड़ेगा। फिजिक्स स्टडी करते समय फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के डिफरेंट एरिया से आपको बहुत सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं, तो ही आप जेडब्ल्यू मेन या एडवांस, नीट या एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जरूरी होता है प्रिपरेशन लेवल अच्छा होना। तो उस प्रिपरेशन लेवल को एकदम बेटर करने के लिए मैं आपको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहूंगा फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को लेके आपको अगले 2 साल में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। इसमें एक बोर्ड एग्जाम है जो 11th में भी आपको एग्जाम देनी है, 11th से 12th में जाने के लिए, और 12th से फिर आपको आगे की एजुकेशन के लिए बोर्ड एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। ये बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें थ्योरी पेपर होता है 80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। अदर सब्जेक्ट के लिए 70 मार्क्स की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए 80 मार्क्स के लिए थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है। ये एग्जाम बहुत ही इजी होती है, ठीक है। इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप स्टेट बोर्ड में एडमिशन लिए हो या सीबीएसई में एडमिशन लिए हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स दे आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, वो टेक्स्ट बुक में से होते हैं। उसके बाद होता है जेडब्ल्यू मेन। ये जेडब्ल्यू मेन वाली जो एग्जाम है, द एग्जाम इज कॉम्पिटिंग ऑन नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे कॉम्पीट होने वाली एग्जाम है। जेडब्ल्यू मेन का पेपर देने के बाद आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई होते हो। जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम देके आपको अगर आईआईटी में जाना है तो उसके पहले आपको एक जेडब्ल्यू एडवांस नाम की एग्जाम देनी पड़ती है। एडवांस एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हो तो आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर पे ही आपको एडमिशन लेना है तो आप आईआईटीज या एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो जेडब्ल्यू मेन के स्कोर में। क्या होती है जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम? इस एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे 3 सब्जेक्ट के लिए 300 मार्क्स की एग्जाम देनी पड़ती है।
हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है। और हर सब्जेक्ट के, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपको इसके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वी कैन से। मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे हर क्वेश्चंस के लिए, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस ये होते हैं इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी इसमें ऑप्शन नहीं होते, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर कुछ तो भी इंटीजर आने वाला है, 4, 5, 7, -2, -3, वट एवर बी द इंटीजर, कुछ तो भी आपका आंसर आने वाला है। वो आंसर वहां पे आपको टाइप करना पड़ता है। ये जो एग्जाम होती है जेडब्ल्यू मेन की, वो ऑनलाइन एग्जाम होती है। और ये एग्जाम एक बच्चा 1 साल में 4 बार प्रिपेयर कर सकता है, 4 बार एग्जाम दे सकता है। अभी के जो एनटीए के रूल्स है उस हिसाब से ये जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम एक बच्चा साल में 4 बार दे सकता है। और उन 4 एग्जाम्स में जो स्कोर आपका सबसे ज्यादा होगा उस स्कोर पे आपके आगे एडमिशन होने वाले। समझ में आ रहा है आपको? ये जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम होती है जो 300 मार्क्स के लिए होती है। इसमें हर साल नियर अबाउट 10 to 11 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। 10 लाख to 11 lakh students are preparing every year for the exam JEE Main, जिसमें पहले 1,50,000 के करीब स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाते हैं फॉर एडवांस्ड, और एडवांस की एग्जाम देके नियर अबाउट 12 to 13,000 students can admit in IITs. Rest of the students, according to their merit, they are admitted to NITs and triple ITs. Now, the main exam, which is considered to be Maharashtra state level, that is MHT CET. The difficulty level of MHT CET exam is slightly lower than the difficulty level of JEE Main. MHT CET की जो एग्जाम होती है जिसमें भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट लेके कर सकते हो। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके एग्जाम देते हो तो आपको इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए एडमिशन को अप्लाई करने आता है। और आप अगर पीसीबी लेके एग्जाम देते हो तो आपको एग्री या फार्मेसी को आप इस एग्जाम के थ्रू, एमएसटी सीईटी एग्जाम थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी जो बीएससी एग्री में एडमिशन लेते हैं एग्री कॉलेजेस में, और फार्मास्यूटिकल कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज जो होता है उसमें एडमिशन के लिए आप पीसीबी लेके एडमिशन लेते हो। जैसे कि हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम बात करेंगे पीसीएम वाली। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके आप अगर एमएचटी सीईटी की एग्जाम दे रहे हो तो ये एग्जाम होती है टोटल 200 मार्क्स की। और इन 200 मार्क्स में 100 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स के लिए एंड 100 मार्क्स होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। यानी कंप्लीटली 50% वेटेज होता है एमएचटी सीईटी एग्जाम में मैथमेटिक्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस, हर मार्क के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। ये एग्जाम भी ऑनलाइन फॉर्म में ही होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चंस, ये टोटल एमसीक्यूज होते हैं जिसके आंसर्स आपको दिए जाने पड़ते हैं। इसके अलावा
आप कुछ अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो टेकिंग द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उसमें एनडीए है, इसमें नाटा की एग्जाम है। जेडब्ल्यू मेन में भी 2 पेपर होते हैं, एक होता है बी कोर्सेस के लिए, एक होता है आर्किटेक्चर कोर्सेस के लिए। आर्किटेक्चर में आपको ड्राइंग और मैथमेटिक्स, यानी जेडब्ल्यू मेन के जो 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में भी आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद केवीपीवाई की एग्जाम होती है। ये केवीपीवाई की एग्जाम जो है वो आप आइसर कॉलेजेस से रहते हैं उनके एडमिशंस के लिए ये एग्जाम केवीपीआई की होती है। उसके बाद कुछ आईआईटीज में भी आप केवीपीवाई थ्रू जा सकते हो। और उसके बाद होती है आईएमओ एग्जाम, यानी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। ऐसे कुछ एग्जाम्स है जो मैथमेटिक्स को लेके आप दे सकते हो। इन सभी एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन इस वीडियो लेक्चर से कर सकते हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम मैथमेटिक्स पढ़ाना जा रहे हैं उसमें आप इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं सिलेबस एरिया क्या क्या होता है। 11th 12th का मैथमेटिक्स आपको सीखना है तो आपको क्या क्या सीखना है आगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये एक पार्ट है, एरिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अभी तक सीखा नहीं है, आप रियल नंबर्स तक सीख के आए हो, इसके आगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़े हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। उसके बाद प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, जिसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे बोलेंगे, जिसका 10th तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल के एक पार्ट सीखा है। उसके आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ऐसे कुछ प्रोग्रेशन हमें इसमें सीखना है और डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज स्टडी करने हैं हमें। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये एक अलजेब्रा का पार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। उसके बाद बायनोमियल एक्सपांशंस एंड मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन और बायनोमियल एक्सपांशंस और बायनोमियल थ्योरम वी कैन से, ये हमें सीखना है। जैसे बायनोमियल एक्सपांशन में आप a प्लस बी होल रेज टू n का एक्सपांशन सीखोगे, यानी आपने अभी तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीखा है, लेकिन a प्लस बी होल रेज टू n कैसे करना है ये हमें बायनोमियल एक्सपांशंस में सीखना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट आपने 10th लेवल तक स्टडी कर चुके हो, उसका एक्स्ट्रा पार्ट कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करके आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का टोटल पार्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका 9th और 10th स्टैंडर्ड में हुआ है, अप टू द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के आगे जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट है दैट इज 2D ज्योमेट्री। इस 2D ज्योमेट्री में नियर अबाउट 4 to 5 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे उसमें लोकस एक पार्ट है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पार्ट है, उसके बाद सर्कल ये पार्ट है, फिर कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन में हम 3 चीजें सीखने वाले हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये 2D ज्योमेट्री का पार्ट हो गया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th तक पढ़ी है, उसके बाद हमें ये 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। इसके बाद 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्पेस को स्टडी करना है। 3D ज्योमेट्री मींस स्पेस में जो भी फिगर बनते हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें वेक्टर स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद उसमें लाइन इन अ स्पेस एंड प्लेन, ये पार्ट हम इसमें सीखने वाले हैं 3D ज्योमेट्री में। उसके बाद सेट्स एंड रिलेशंस, सेट्स का कुछ पार्ट आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसके आगे रिलेशंस का पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर मैथमेटिक्स दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में। जिस बच्चों को फंक्शंस का स्टडी बहुत अच्छे से आता है वो बच्चा मैथमेटिक्स में टॉप कर जाता है। ये फंक्शन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस।
ठीक है, इनवर्स फंक्शंस, exponential functions, different type of functions are there. We are going to study in details functions. After that, differential calculus. differential calculus में आपको बहुत सारे चैप्टर स्टडी करने हैं, जैसे लिमिट्स ये स्टडी करना है, फिर कंटिन्यूटी स्टडी करनी है, फिर डिफरेंशिएशन स्टडी करना है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन स्टडी करने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टडी करना है। इसमें इंटीग्रल में दो टाइप के इंटीग्रल स्टडी करने, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, फिर उसके एप्लीकेशंस, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी इसमें बहुत सारा पार्ट हमें ये डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे 6 या 7 चैप्टर्स इसमें स्टडी करने हैं हमें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपके दिमाग को बूस्ट करने वाला चैप्टर है, आपके ब्रेन को डेवलप करने वाला चैप्टर है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें क्वेश्चंस पूछने का एरिया बहुत बड़ा होता है, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, और अब जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इस चैप्टर का आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड भी नियर अबाउट 4 to 5 चैप्टर्स हम सीखने वाले हैं। और एक मैथमेटिकल लॉजिक करके बहुत ही इजी कंसेप्ट हमें सीखना है। तो ये हो गया सिलेबस एरिया, एक ओवरऑल मैं एरिया बताया हूं कि जो जो हमें सीखना है इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया पार्ट, जो इसमें भी मैंने लिखा नहीं है, जो आपको सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए यूजफुल रहेगा। उसे कहते हैं लॉगरिथम्स। ये लॉगरिथम ऐसा एक पार्ट है मैथमेटिक्स में जो आपको फिजिक्स में भी यूजफुल होगा, केमिस्ट्री में भी यूजफुल होगा, और मैथमेटिक्स में भी यूजफुल होगा। इसके रूल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो लॉगरिथम यूज किया जाता है टू मेक इजियर कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये लॉगरिथम सीखना बहुत जरूरी है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी लॉगरिथम का बहुत बड़ा रोल है। तो सीखते हैं व्हाट इज लॉगरिथम। ठीक है, नाउ लॉगरिथम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका साइंस में, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। इसका हर कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना है। जो भी मैं उस पर क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना है, उसके आंसर्स देने की कोशिश करना है। देखिए, लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये चैप्टर हमने 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने एक टाइप का कन्वर्शन देखा था, जैसे एक फॉर्म देखा था, जैसे हमने a raised to m is equal to b ऐसे लिखा, समझो। ये जो फॉर्म है राइटिंग का, इसे कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। दिस फॉर्म इज सेड टू बी इंडेक्स फॉर्म, जिसमें इसको कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है इंडेक्स या पावर। कोई इसे इंडेक्स भी बोलता है, कोई इसे पावर भी बोलता है, और ये उसका आंसर होता है या वैल्यू होती है। a raised to m is equal to b, जैसे हम लिखते हैं 2 cube is equal to 8, यानी 2 का 3 टाइम्स जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर 8 आता है। यानी इसे हम बेस कहेंगे, इसको हम इंडेक्स कहेंगे, और ये इसके आने वाली वैल्यू कहेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे
What is logarithms? Logarithm is nothing but related to this laws of index और इंडेक्स फॉर्म. इसके जो लॉज है एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपको, जो आपने सीखे थे. ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन. ये आपने सीखा हुआ है कि अगर हम दो ऐसे टर्म्स हैं जिनके बेस सेम है, उनका अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट लेते समय हमें इंडाइसेस की क्या करना है, एडिशन करना है. ये लॉ ऑफ इंडेक्स बोल के हमने स्टडी किया था. a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, या इसे हम 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m ऐसे भी लिखते हैं. डिवीजन में पावर्स की सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंस होगा. a रेज टू m होल रेज टू n, अगर ऐसा है तो a रेज टू m इंटू n करते हैं. a रेज टू माइनस m है तो उसको प्लस करने के लिए 1 अपॉन a रेज टू m करेंगे. a रेज टू m इंटू b रेज टू m है तो इसको हम ab होल रेज टू m लिख सकते हैं. a रेज टू m अपॉन b रेज टू m है, दोनों का पावर सेम है तो इसको a बाय b होल रेज टू m, यानी इसको LHS टू RHS, RHS टू LHS कैसा भी यूज कर सकते हैं. और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. ये चीजें हमने अब तक पढ़े हुए हैं. इसको सिर्फ रिवाइज कर लेना, हो सके तो लिख लेना इसको नंबर्स डाल के 1 2 3. जो रूल्स और लॉज ऑफ लॉग इंडाइसेस हमने अब तक सीखे हुए हैं, ये 7 रूल्स जो हमने सीखे हुए हैं इन 7th और 8th स्टैंडर्ड. ठीक है, अब सीखते हैं व्हाट इज लॉगरिथम. लॉगरिथम क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन सीखते हैं पहले. आपने इसके नोट्स बनाना है मेरे साथ. इफ a b x are 3 numbers such that a raised to x is equal to b, where a b x all are real numbers. सभी रियल नंबर्स हैं. अब आपको रियल नंबर तो पता ही होंगे. a b x are all real numbers and a is greater than 0 but a is not equal to 1. अब a की पोजीशन देखिए यहां पर. a की जो पोजीशन है वो बेस पोजीशन है. बेस की जगह पे जैसे हमने अभी सीखा कि व्हाट इज द बेस, इसको हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं. और इंडेक्स फॉर्म में a क्या है, बेस है. तो जो बेस है उसको क्या रिस्ट्रिक्ट किया है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है. a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है. एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. ऐसे अगर a की वैल्यू है, फिर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ऐसे अगर है देन ऐसे सिचुएशन में ये जो x है, x इज कॉल्ड logarithm of b to the base a, and we write it as x is equal to log of b to the base a. ये जो log of b to the base a है ना, इसको ऐसा लिखते हैं log of b to the base a. देखिए 4 लाइन बुक जो होती है आपकी, उस 4 लाइन बुक में इसको देखना है एक बार. कैसे लिखते हैं? log of b to the base a. log के सामने एग्जैक्टली जिसका log हम फाइंड करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सामने है, और बेस की जगह पे इज इक्वल टू x.
ये लिखना कैसे है उतना याद रखो, उसको पढ़ना जैसे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स फॉर्म a रेज टू x इज इक्वल टू b है, तो उसको हम log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x ऐसा लिखते हैं। यानी इसमें नोट लिखो, नंबर 1, if a raised to x is equal to b, then log of b to the base a is equal to x। इस फॉर्म को कहेंगे हम इंडेक्स फॉर्म, और इस फॉर्म को कहेंगे हम लॉगरिथमिक फॉर्म। इसका अपोजिट, इफ log of b to the base a is equal to x, then a raised to x is equal to b। तो पहले ही इसमें हमने ये एक कंसेप्ट सीखा है कि कोई भी इंडेक्स फॉर्म हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया है 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। समझो आपको दिया है 4 रेस टू 5 इज इक्वल टू 1024, तो इसको कैसे लिखोगे? log ऑफ 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। तीसरा, अगर 8 रेज टू 2 बाय 3 इज इक्वल टू है 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? बताओ मुझे। log ऑफ 4 to the base 8 is nothing but 2 by 3। समझ में आ रहा है क्या? नंबर 4, सपोज ऐसे 5 रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 by 25, तो कैसे लिखेंगे इसको? log ऑफ 1 upon 25, log of 1 upon 25, बेस क्या है? टू द बेस 5 इज नथिंग बट इक्वल टू -2। यानी इंडेक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो x है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। यानी जो पावर है, इंडेक्स जो है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन जो बेस है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, और जब बेस पॉजिटिव होगा, आने वाला यहां का जो नंबर है वो भी पॉजिटिव होगा। अब ये कुछ चीजें हमने क्या की है? इंडेक्स फॉर्म लिखा, उस पे से लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा। अब कुछ चीजें ऐसे देखते हैं हम, लॉगरिथमिक फॉर्म देख के इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। यानी कन्वर्जन करना है। लॉगरिथम ऑफ, आपने कभी देखा log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे? इट कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर ऐसा है, log ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5, तो इट कैन बी रिटन एज 3 raised to 5 is equal to 243। ये क्या हुआ? It is nothing but conversion of any logarithmic form into index form। तो इस डेफिनेशन से हम क्या सीखे हैं? कि कोई भी इंडेक्स फॉर्म है उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंडेक्स फॉर्म में जो पावर होता है,
दैट इज कॉल्ड, इंडेक्स फॉर्म में जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ दिस बी, यानी लॉगरिथम ऑफ आंसर टू द बेस, जो बेस है उसके बेस के रिगार्डिंग, ठीक है। यानी ये log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x क्यों है? क्यों तो a का पावर x करने के बाद वैल्यू b आती है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको फटाफट नोट कर लो, आगे हम कुछ नोट्स और सीखते हैं। हो गया कि लिखना आपका? चलो अब देखिए, जैसे हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म्स कन्वर्ट किए हैं इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म किए हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक बात नोट किए हमने कि जो a है बेस, ये पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 है, यानी जो b की वैल्यू आने वाली है, a का पावर कुछ भी करके जो b की वैल्यू आने वाली है वो भी पॉजिटिव ही होगी, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हम ये जो दो नोट लिखे हमें, नोट 1 नोट 2, उसके बाद और एक नोट लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर कि लॉगरिथम ऑफ, तीसरी नोट लिखेंगे यहां पे, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर एंड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर और जीरो का लॉग हम फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन फाइंड द लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर ओनली, ठीक है। तो ये नोट हमेशा याद रखना कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो और नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं होता है। समझ में आया आपको? इसके बाद फोर्थ वन हम देखते हैं कि आज हमें पता है एज a raised to 0 is always equal to 1, किसी भी नंबर का पावर जब जीरो लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो देन वी कैन से दैट, देन इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, क्या हो जाएगा ये? इट बिकम्स log ऑफ 1 टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ? लॉगरिथम of 1 for any base is always 0, ये हमेशा 0 होगा। यानी आप कभी भी log ऑफ 1 देखते हैं, बेस कुछ भी हो, याद रखना log ऑफ 1 टू द बेस 10 है, 0 ही होगा। log ऑफ 1 टू द बेस 100 है तो भी 0 ही होगा। log ऑफ 1 टू द बेस 5 है तो भी 0 ही होगा। यानी 1 का log हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए याद ही रखना कि log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो यहां पर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहां पे बेस लिखा नहीं है मैंने, लेकिन बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, इतना याद रखना। उसके बाद फिफ्थ नोट लिखेंगे हम, एज a raised to 1 is always equal to a, then what can we write? log of a to the base a is always equal to 1। देखिए, किसी भी नंबर का पावर जब 1 करते हो तो उसका आंसर वही नंबर होता है। इसका मतलब log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखेंगे हम therefore logarithm of any number to the same base
is always 1, is always 1। ये याद रखो सेंटेंस। किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर बेस वही है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये नोट एक एक करके अच्छे से लिख लेना है। इसको एक भी छोड़ना नहीं है, उसको बार बार पढ़ना है, इसको कंसेप्चुअली एकदम फिक्स करना है माइंड में। आपको ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, लॉगरिथम ऑफ 1 फॉर एनी बेस इज ऑलवेज 0। 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। ठीक है, समझ में आएगा ये? ओके। अब इसके बाद 6 नंबर नोट लिखते हैं। याद रखो, log of a raised to x to the base a is always equal to x। इसको देखिए, log of a raised to x to the base a is always equal to x। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और ये कैसे आता है ये भी देखेंगे। अब देखिए, we know that a raised to x is always equal to a raised to x। ऐसा तो हम कभी भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के सामने इक्वल ही होता है, उसी नंबर के सामने a raised to x is equal to a raised to x। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं बेस, इसको कंसिडर करते हैं इंडेक्स, और ये जो है टोटल, इसको कंसिडर करते हैं आंसर। और अब डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जो है, यूजिंग डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है, याद है क्या आपको? a raised to x is equal to b, it implies x is equal to log of b to the base a। ये डेफिनेशन है आपकी लॉगरिथम की। a raised to x is equal to b है, तो x क्या है? x is nothing but log of b to the base a। अब यहां पे b की जगह पे कौन आया है? b की जगह पे आया है a raised to x, तो ये क्या होगा? therefore we can say that x is nothing but equal to log of a raised to x to the base a। यानी हमारा ये फॉर्मूला तैयार होता है, log of a raised to x to the base a is always equal to x। तो इसके लिए एग्जांपल्स कुछ जैसे समझो, log of 625 to the base 5 आया, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे हम? log of, हमें पता है 625 में यानी 5 का रेज टू 4 होता है, to the base 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। समझ रहे हो क्या? log of 625 to the base 5 आया, तो ये क्या हो गया? log of 5 raised to 4 to the base 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि यहां पे बेस और यहां का बेस दोनों सेम है। log of 5 raised to 4 to the base 5, यानी आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? 4 आएगा। सेकेंड, log of 1/8 to the base 2 है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे log of, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 क्यूब टू द बेस 2। समझ रहे हो क्या? अब यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये 1/2 क्यूब, क्या मैं इसको 2 raised to -3 लिख सकता हूं टू द बेस 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा? -3। समझ रहे हो क्या इसका यूज कैसे करना है? log of a raised to x to the base a is always equal to x। समझ में आ रहा है आपको? चलो फटाफट फटाफट लिखो। लिख रहे हो आप? ओके। अब देखो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सीखना है हमें,
इफ a इज इक्वल टू b, या हम m इज इक्वल टू n लिखेंगे, इफ m इज इक्वल टू n, देन log of m to the base a is nothing but equal to log of n to the base a, and vice versa. ये vice versa क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो देखिए, इफ m इज इक्वल टू n, यानी इफ दो नंबर इक्वल है, इफ टू नंबर्स आर इक्वल, m इज इक्वल टू n, देन वी कैन अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लॉग भी सेम होते हैं फॉर सेम बेस, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, यानी वाइस वर्सा का मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कभी ऐसा है तो दोनों तरफ से लॉग हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, यानी इफ log of m to the base a is equal to log of n to the base a, तो हम डायरेक्टली इसको हटा के m is equal to n लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें दोनों जगह पे बेस सेम होना बहुत जरूरी है, इतना याद रखना। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये इक्वालिटी में याद रखना कि इफ m इज इक्वल टू n है, देन log of m to the base a is equal to log of n to the base a है, समझे पक्का? उसके बाद और एक याद रखना कि m is greater than n, then, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा सोच के लिखना है और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। इफ m इज इक्वल टू m इज ग्रेटर देन n, अब यहां पे इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है, m अगर n से ग्रेटर है, देन इसमें नंबर 1 log of m to the base a, it is also greater than log of n to the base a if a is greater than 1, ये याद रखो, a की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ही, a कौन है, बेस है, a क्या है, बेस है, ये बेस अगर 1 से ऊपर है तो ही log of m to the base a is greater than log of n, यानी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम एज इट इज रहेगा when a is greater than, ये कंडीशन है, अंडर दिस कंडीशन दिस इज, एंड सेकेंड log of m to the base a is less than log of n to the base a if 0 is less than a is less than 1, यानी a की वैल्यू जो है 0 और 1 के, अब a तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमें पता है, क्योंकि ये बेस है, जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव लिया है हमने, वो डेफिनेशन में ही क्लियर है कि जो भी नंबर्स है, अब यहाँ पे इनको लॉग अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि m एंड n बोथ आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लॉगरिथम तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही देख सकते हैं, तो जब भी लॉग अप्लाई करना है हम कंफर्म होने चाहिए कि जिस नंबर पर हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही लॉगरिथम एग्जिस्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? उसके बाद इनइक्वालिटी में ये डिफरेंस याद रखो कि इफ m इज ग्रेटर देन n, देन log of m to the base a is greater than log of n to the base a if a is greater than 1, a अगर 1 से ज्यादा है तो ही ये पॉसिबल है। उसके लिए एग्जांपल्स लेके हम आगे उसको समझा देंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। उसके लिए एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ जो 1 से बड़े नंबर्स हैं, जैसे 1 से ग्रेटर नंबर में 2 लेता हूं, जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आता है, 2 का क्यूब किया तो 8 आता है, 2 का रेज़ टू 4 किया तो 16 आता है। यानी जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे, हम पावर बढ़ाते जाएंगे, ये वाले नंबर, उसका जो आंसर है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
लेकिन जब बेस ये लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है बेस, यानी जैसे 0.2 बेस लेता है। अब देखिए 0.2 का स्क्वायर करता हूं तो 0.04 आएगा, और 0.2 का क्यूब करता हूं तो ये 0.008, यानी 2 लेस देन 3 है, लेकिन इसका जो पावर है 0.04, इट इज ग्रेटर देन 0.008। यानी एक से छोटे नंबर जो होते हैं उनके पावर से अगर बढ़ाते जाए तो उसकी जो आने वाली वैल्यू है वो कम कम होती जाती है। इसलिए ये इनइक्वालिटी चेंज होती है जब बेस लेस देन 1 होता है। तो अगर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो वो ग्रेटर देन की हो जाएगी लेस देन, और यहां पे अगर लेस देन है तो लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन अंडर दिस कंडीशन व्हेन a इज लेस देन 1, a 1 से छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरे नोट आप अच्छे से लिख लो। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कुछ लॉज सीखते हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट ये लॉगरिथम के। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ठीक है, अगले लेक्चर में और भी आपको मजा आएगा ज्यादा, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।